Hello friends, how are you all? I'm William and today I'm going to discuss a very important topic, research aptitude and statistics previous questions, July 2018, part 8. So in the previous sessions, we have completed many years of questions right now, November 2020 and July 2019. And today I'm going to start from the question from July 2018, which is very important for your upcoming exam. So the question is, while assessing the attitude of administrators toward a women empowerment program, यहाँ पर क्या हो रहा है क्वेश्चन के अंदर कि असेस किया जा रहा है एडमिनिस्ट्रेटर का एटीट्यूड किसके टुवर्ड्स वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम. A researcher had no perceived notions about what she might discover. Researcher को कोई आइडिया नहीं है जो वो डिस्कवर करने जा रहा है. So and she continued interviewing until key themes emerge. वो जब तक इंटरव्यू लेगी जब तक कि की थीम्स जो है वो इमर्ज ना हो जाएं. सो ये कौन सा पैराडिगम है रिसर्च का जो फॉलो हो रहा है? ये एथनोग्राफिक स्टडी अप्रोच है, ग्राउंडेड थ्योरी अप्रोच है, फिनोमिनोलॉजिकल स्टडी अप्रोच है, फिर केस स्टडी अप्रोच है. देखो जो केस स्टडी अप्रोच होती है उसके अंदर इन डेप्थ स्टडी होती है. ठीक है, अब आती है हमारी फिनोमिनोलॉजिकल रिसर्च क्या होती है, जिसके में किसी फिनोमिना का आप लोग कर रहे हैं, किसी का लाइव एक्सपीरियंस आप ले रहे हैं या किसी चीज को एक्सप्लोर कर रहे हैं. तो दिस इज कॉल्ड फिनोमिनोलॉजिकल स्टडी अप्रोच. ग्राउंडेड थ्योरी अप्रोच जो आप बिल्कुल सिस्टमैटिकली करते हो, बिल्कुल स्टार्टिंग से बिल्कुल ग्राउंडेड पार्ट्स को लेके बिल्कुल थ्योरी बिल्ड करते हो पूरे स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में. एथनोग्राफिक होता है जब आप किसी लोगों का इंटरेक्शन के सोशल प्रैक्टिसेस के बारे में रिसर्च करते हो. इथनोग्राफिक एक तरह से देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि मतलब लोगों के लाइफ एक्सपीरियंस के बारे में जानने को लेके या सोसाइटी में लोग कैसे इंटरेक्ट करेंगे उसको जानने को लेके किसी भी इथनोग्राफिक स्टडी अप्रोच. तो इसको एक बार देख लेते हैं कि किसी भी कल्चर पे स्टडी करना हाँ, इट प्रोवाइड्स एन इनसाइडर पिक्चर ऑफ अ कम्युनिटी. इसमें क्या होता है कि लोगों के कल्चर पे, लोगों का क्या कल्चर है, किस तरह के बिलीफ है लोगों के, कैसे वो लोग एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं. तो आपको क्या होता है कि इथनोग्राफिक से आपको एक कम्युनिटी का आइडिया हो जाता है, एक इनसाइडर पिक्चर आपको मिल जाती है. ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च जो होती है वो पूरी इंडक्टिव होती है. कंपैरेटिव मेथोडोलॉजीज में हम यूज करते हैं और प्रोवाइड क्या करते हैं, सिस्टमैटिक गाइडलाइंस फॉर द गैदरिंग, सिंथेसाइजिंग, एनालाइजिंग क्वालिटेटिव डाटा फॉर द पर्पज ऑफ थ्योरी कंस्ट्रक्शन. दैट मीन्स कि आपको थ्योरी बिल्ड करने के लिए जिन जिन चीजों की जरूरत है बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में आप इसको लेके चलते हैं. डिस्कवर करना, कंस्ट्रक्ट करना थ्योरी को डाटा से सिस्टमैटिकली, ऑब्टेन, एनालाइज यूजिंग कंपैरेटिव एनालिसिस. डिफरेंट एनालिसिस करके आप डाटा कलेक्ट करते हो, अपनी रिसर्च को कंप्लीट करते हो. दिस इज कॉल्ड ग्राउंडेड थ्योरी अप्रोच. फिनोमिनोलॉजिकल स्टडी अप्रोच. फिनोमिनोलॉजी किसी भी एक्सपीरियंस को एक्सप्लोर करना, डिस्क्राइब करना, डाटा कलेक्ट करना अलग अलग इंडिविजुअल से, किसी के लाइव एक्सपीरियंस को लेके स्टडी करना. दिस इज कॉल्ड फिनोमिनोलॉजी. आप एक फिनोमिना पर रिसर्च कर रहे हैं. केस स्टडी जो भी आप इन डेप्थ स्टडी कर रहे हो, लोग किसी भी कॉम्प्लेक्स इशू पे, किसी भी रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट पे किसी एक बंदे को पूरे इन डेप्थ स्टडी करना. दिस इज कॉल्ड केस स्टडी अप्रोच. तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन हमारा आंसर क्या होगा, ग्राउंडेड थ्योरी अप्रोच, क्योंकि यहाँ वो बिल्कुल स्टार्टिंग से एक चीज लेके चल रही है. एक वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम किस तरह से स्टार्ट हुआ, कैसे इंप्लीमेंट हुआ, उसने अलग अलग इंटरव्यूज लिए, उस बेसिस पे उसने एक थ्योरी बनाई. तो ये एक पूरा ग्राउंडेड थ्योरी अप्रोच है आपकी. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ रिसर्चर कंपेयर टू सेट ऑफ करिकुलर मटेरियल्स. दैट मींस कि एक रिसर्चर क्या कंपेयर कर रहा है, two set of curricular materials in order to determine which set is more pedagogically sound. That means कि वो क्यों compare कर रहा है, क्योंकि वो देखना चाहता है कि इनमें से कौन सा pedagogically सबसे बेस्ट है, सबसे अच्छा मटेरियल है. सो इस स्टडी में कौन सा फैक्टर्स है जिसको हम सोर्स ऑफ एरर कह सकते हैं. सो यू हैव टू नो इन आवर रिसर्च देयर आर टू टाइप्स ऑफ एरर. दिस इज कॉल्ड सैम्पलिंग एरर एंड नॉन रैंडम एरर, जिसे हम सिस्टमैटिक एरर्स भी कह सकते हैं और रैंडम एरर्स भी कहते हैं. रैंडमली कोई भी चीज आपसे आप किसी भी पार्टिसिपेंट के बीच में आपने कुछ इंटरव्यू लेके देखा तो वहां कुछ डिफरेंसेस आपको नजर आए, डाटा करने में आपसे कुछ गलती हो गई, एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर्स में कुछ भी गलती हो गई. दिस इज कॉल्ड रैंडम एरर. सिस्टमैटिक एरर जब आप बायसनेस के बेसिस पे आके करते हो, ठीक है, जिसको हम डिजायरेबल एट्रीब्यूट भी कहते हैं, कि जब आप सिस्टमैटिकली किसी चीज को गलत कर देते हैं तब आपका सिस्टमैटिक एरर होती है. अब अगर हम सोर्स ऑफ एरर की बात करते हैं, वहां जहां पर आप पीडागोजिकली साउंड, दैट मींस आपको ये देखना है कि सबसे अच्छा करिकुलम कौन सा है पीडागोजिकली, तो उसमें आप क्या चीज चेक करोगे, कौन कौन सी चीजें एरर में आ सकती हैं. एट्रिशन क्या चीज होती है हमारी, एट्रिशन होता है कि आप किसी भी चीज की स्ट्रेंथ को, उसकी इफेक्टिवनेस को किसी भी प्रेशर में आके कम कर रहे हैं. दिस इज कॉल्ड एट्रिशन. सब्जेक्ट इफेक्ट्स, सब्जेक्ट एक्सपेक्टेंसी इफेक्ट. दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं इस चीज के लिए कि जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि रिजल्ट आना चाहिए वो एक्सपेक्ट रिजल्ट नहीं आ रहा. ठीक है. कंटेंट चॉइस बाइस, मतलब आप
एक अलग चीज को प्रायोरिटी दे रहे हैं, जो बायसनेस दिखा रहे हैं आप, जो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है उस चीज को, उसके अपोजिट जाके आप कोई भी किसी पर्टिकुलर कंटेंट को लेके आप प्रायोरिटी देके दिखा रहे हैं, दैट मीन्स आप चॉइस बायस कर रहे हैं, बायसनेस दिखा रहे हैं आप किसी भी कंटेंट को लेके। तो अगर हम देखते हैं तो चॉइस ऑफ एरर, सोर्स ऑफ एरर में हमारा क्या आ सकता है, अगर आप पीटागोजी की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं कंटेंट चॉइस बायस कि आप अपने अकॉर्डिंग बायसनेस दिखाने के, ना ये वाला जो होगा कंटेंट ये ज्यादा हो सकता है, अच्छा हो सकता है यहाँ पे आपका सोर्स ऑफ एरर आ जाए कि जो कंटेंट आपने सिलेक्ट किया वो बेस्ट ना हो, क्योंकि आप तो चीजों को कंपेयर करके देख रहे हैं। तो यहाँ पे अगर कोई भी एरर आ सकता है तो जनरली क्या आ सकता है, कंटेंट चॉइस बाइस का एरर आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ टीचर प्रिपेयर अ टेस्ट फॉर मेजरिंग सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन द स्कूल प्रोग्राम। टीचर एक टेस्ट प्रिपेयर करी है और वो क्या चेक करना चाह रही है कि बच्चों का सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर कैसा है स्कूल प्रोग्राम में। टीचर जो टेस्ट बना रही है वो ये चेक करना चाह रही है कि बच्चों का सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर क्या है स्कूल के प्रोग्राम में। तो व्हाट टाइप ऑफ रिलायबिलिटी वुड बी कंसिडर्ड टू बी इंपॉर्टेंट, इनमें से कौन सी रिलायबिलिटी होगी जो कि कंसिडर की जाएगी बहुत इंपॉर्टेंट। इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी, स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी, इक्विवेलेंट फॉर्म्स ऑफ रिलायबिलिटी, या फिर इंटर रेटर रिलायबिलिटी। जब आप कोई भी चीज सोशली चेक करना चाह रहे हो, बच्चे की सोशल स्किल्स चेक करना चाह रहे हो, तो अब आप डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस को चेक किया जाता है उसके अंदर। एक बार देख लेते हैं इसका कंटेंट कि जो रिलायबिलिटी होती है, फर्स्ट यू हैव टू नो व्हाट इज द रिलायबिलिटी। हम जानते हैं रिलायबिलिटी क्या होती है, किसी भी टेस्ट को बार बार आप चेक कर रहे हो और आपके सेम रिजल्ट आ रहे हैं, दैट मीन्स योर टेस्ट इज रिलायबल। कंसिस्टेंसी चेक की जाती है। अब साइकोलॉजिस्ट कंसिडर करते हैं तीन तरह की कंसिस्टेंसी, कौन कौन सी, ओवर टाइम, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, टेस्ट टेस्ट होता हम करते हैं रिलायबिलिटी में, एक टेस्ट करेंगे दोबारा टेस्ट करेंगे अपनी टेस्ट को चेक करने के लिए। अक्रॉस आइटम्स, दैट मीन्स आप चीजों को क्रॉस करके देख रहे हो, इंटरनली कंसिस्टेंसी चेक कर रहे हो चीजों की, ये अक्रॉस आइटम्स हो गए। अक्रॉस डिफरेंट रिसर्चर्स, डिफरेंट डिफरेंट रिसर्चर्स की ऑब्जर्वेशन लेके, उनके आइडियाज लेके, उनकी रेटिंग्स लेके आप इंटर रेटर रिलायबिलिटी कर रहे हैं। हमने मेथड्स पढ़े रिलायबिलिटी की। स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी होता है जब आप किसी भी चीज को स्प्लिट कर रहे हो दो पार्ट्स में, मतलब अगर आप किसी एक डाटा पे कर रहे हो, किसी एक पॉपुलेशन पे रिसर्च कर रहे हो, आपने क्या किया, उसे दो ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, आपने स्प्लिट कर दिया, तब आप चेक कर रहे हो रिलायबिलिटी, दिस इज कॉल्ड स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी। फिर आती है हमारी इंटर रेटर रिलायबिलिटी, जब आप डिफरेंट डिफरेंट रिलायबिलिटी विच टू और मोर रेटर्स, मतलब जब आप डिफरेंट डिफरेंट रेटर्स को ले लो, कोडर्स ले लो, आपने एग्जामिनर्स ले लिया, आपने ऑब्जर्वर्स ले लिया, आपने उनके रेटर्स के बेसिस पे आप कंसिस्टेंसी चेक कर रहे हो, उनके एग्रीमेंट के बेसिस पे आप कंसिस्टेंसी चेक कर रहे हो, दिस इज कॉल्ड इंटर रेटर रिलायबिलिटी। इज द डिग्री ऑफ एग्रीमेंट अमंग द रेटर्स, कि कितने रेटर्स एक चीज को लेके एग्री कर रहे हैं। It is a score of how much homogeneity or consensus exists in the ratings given by the various judges. आप different different rating के basis पे consistency check करो. This is called inter-rater reliability. So the inter-rater reliability is considered to be important for a teacher because it refers to statistical measurements that determine how similar the data collected by the different raters are. क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक टीचर टेस्ट बना रहा है कि बच्चों का सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर चेक करना है उसको एक डिफरेंट प्रोग्राम के लिए, एक प्रोग्राम के लिए। तो उसके अंदर सबसे बेस्ट हमारा जो आएगा वो आएगा इंटर रेटर रिलायबिलिटी, क्योंकि ये क्या होता है, परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए, मेजर करने के लिए, किसी भी बिहेवियर के लिए, स्किल के लिए बेस्ट होता है। तो इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, इंटर रेटर रिलायबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या यहाँ पे क्या गिवन है आपको, एट्रीब्यूट्स गिवन है, साइंटिफिक क्राइटेरिया गिवन है और यहाँ पे उनका डिस्क्रिप्शन है। सो यू हैव टू नो व्हाट इज द पार्सिमनी। एम्पिरिसिज्म, जब आप एक्सपीरियंस के बेसिस पे किसी चीज को चेक करते हो। प्रिसीजन, किसी भी चीज को बहुत एक्यूरेट मेजरमेंट जब हम बात करते हैं, दिस इज कॉल्ड प्रिसीजन। ऑब्जेक्टिविटी, जहाँ पे पर्सनल बायसनेस नहीं हो, ऑब्जेक्टिव हो चीजें बहुत ज्यादा। पार्सिमोनी, जब किसी कोई चीज बहुत सिंपल हो, एक्सप्लेनेबल हो, क्या आप उसे एक्सप्लेन कर सकें, दिस इज कॉल्ड पार्सिमनी। तो पार्सिमनी के हिसाब से हमारा कौन सा बैठता है यहाँ पे, एक्सप्लेनेशन शुड बी एज सिंपल एज पॉसिबल, तो दिस इज कॉल्ड पार्सिमनी। एम्पिरिसिज्म, knowledge should be grounded in the observation. Precision should be based on the accurate measurements. Objectivity should not reflect personal biasness. तो हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड। एंड आई विश कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्टैट्स का क्वेश्चन है, इफ द डेविएशन ऑफ अ स्कोर फ्रॉम द मीन इज गिवन एज 10 एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन एज 5, दैट मींस आपको मीन कितना गिवन है, 10, और स्टैंडर्ड डेविएशन आपका कितना है, 5। सो व्हाट विल बी द टी स्कोर फॉर द कंसर्न रॉ स्कोर, जो रॉ स्कोर आपको गिवन है इसका टी स्कोर आपको निकालना है। तो टी का फॉर्मूला क्या होता है, हमारा टी स्कोर निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है 10z + 50।
दिस इज द फॉर्मूला फॉर द टी स्कोर, राइट। लेकिन अब हमें टी स्कोर निकालने के लिए पहले जेड स्कोर निकालना होगा। हमें मीन गिवन है, स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है, तो अब हम क्या करेंगे जेड स्कोर निकालने के लिए? मीन ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन। तो आपका क्या आंसर आ जाएगा? 2। सो जेड स्कोर हमारा 2 हो गया, तो अब हम आराम से निकाल सकते हैं। जेड की प्लेस पे हम क्या रखेंगे? 2 प्लस 50। ओके, सो टी इज इक्वल्स टू 20 प्लस 50। सो टी इज इक्वल्स टू कितना हो गया आपका? 70। सो दिस इज योर आंसर। अब इसके हिसाब से हमारा थर्ड ऑप्शन इज अवर आंसर। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का लेसन, और इन द नेक्स्ट लेसन में मैं कुछ रिस्टर्स और स्टर्स के क्वेश्चंस आपको कराती रहूंगी जब तक आपके एग्जाम होगा, ताकि आपका अच्छे से रिवीजन हो जाए। सो थैंक यू फॉर योर अटेंशन, स्टे बेस्ट, एंजॉय लर्निंग, एंड सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा।